हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम सीखेंगे बहुभुज का वर्गीकरण तथा उनका विकर्ण। यानी याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने बहुभुज के परिचय से शुरू किया था और हमने जाना था कि बहुभुज आखिर होता क्या है। तो आज हम बहुभुज का वर्गीकरण करेंगे, यानी कितने प्रकार के वो होते हैं, यानी उनकी भुजाओं के हिसाब से वो कितने प्रकार के होते हैं और उनमें विकर्ण कितने होते हैं। आखिर ये विकर्ण क्या होता है वो भी हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बहुभुज का विकर्ण किसे कहेंगे, बहुभुज के विकर्ण का हम कैसे पता लगाएंगे तथा बहुभुज का वर्गीकरण इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं। यहाँ पर दी गई कुछ तस्वीरों को ध्यान से देखो। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दे रखी हैं जिसमें बहुभुज का नाम भी है, बहुभुज का आकार भी है और दैनिक जीवन से वो उदाहरण भी है। जैसे कि चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला और बंद आकृति है और 4 सीधे रेखाखंडों से मिलकर बना है, तो ये हो गया चतुर्भुज। क्या नाम है? चतुर्भुज। और आप अगर देखें बहुत सारे डिजाइन होते हैं, सोफे में भी डिजाइन होता है ना, ये देख रहे हैं डिजाइन, चटाई में भी कई बार डिजाइन होता है, तो ये दैनिक जीवन के उदाहरण है। फिर है पंचभुज। पंचभुज जो है इस तरीके से होता है, 5 सीधे सीधे रेखाखंड होते हैं और उनकी एक बंद आकृति होती है, उसको हम पंचभुज कहते हैं। और दैनिक जीवन से अगर हम उदाहरण देखें तो ये जो फुटबॉल है इसके अंदर आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये क्या है? पंचभुज वाला ही डिज़ाइन है, ध्यान से देखो है या नहीं है ना। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ कुछ बहुभुज के उदाहरण हैं। आप इन आकारों से अच्छी तरह परिचित भी हैं। आप इनकी भुजाओं तथा शीर्षों का अवलोकन कर सकते हैं। शीर्ष पता किसको कहते हैं? देखो ये तो हो गई इसकी भुजाएं, बहुभुज की भुजाएं तो ये हो गई, और शीर्ष हो गई ये, इसको हम कहते हैं शीर्ष बिंदु। क्या कहते हैं? शीर्ष बिंदु। तो चतुर्भुज में 4 तो भुजाएं होती हैं और 4 ही शीर्ष बिंदु होते हैं। ठीक, अब भुजाओं तथा शीर्षों के आधार पर बहुभुज का वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी बहुभुज की 3 भुजाएं हों और 3 शीर्ष हों तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। यदि 4 भुजाएं हों और 4 शीर्ष हों तो उसे चतुर्भुज कहते हैं। और इसी प्रकार यदि 5 भुजाएं हों और 5 शीर्ष हों तो उसे पंचभुज कहते हैं, आदि आदि। अब इनमें बहुभुज के विकर्ण किसे कहते हैं? तो देखो बहुभुज के विकर्ण किसे कहते हैं? बहुभुज के 2 असंगत शीर्ष यानी जो लगातार ना हो उनको मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको खींच के बताता हूं, ये देखो, जैसे जो आमने सामने वाले बिंदु होते हैं ना, शीर्ष बिंदु, ये क्या है? विकर्ण है। ये क्या है? ये भी विकर्ण है। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण हुए? 2 विकर्ण हुए। अब अगर इसमें देखोगे तो इसमें कितने हो सकते हैं? अभी मैं आपको वैसे पंचभुज का दिखाऊंगा अभी, इसमें कितने विकर्ण होते हैं नीचे देखते हैं अभी उसको। तो देखो पंचभुज की भुजाएं सभी संगत यानी लगातार शीर्षों को मिलाने से हमें बहुभुज की भुजाएं प्राप्त होती हैं। संगत का मतलब जो लगातार बिंदु होते हैं। जैसे A और B 2 लगातार शीर्ष हैं, जिसे मिलाने पर हमें पंचभुज की भुजा प्राप्त होती है। यानी जो लगातार शीर्ष बिंदु होते हैं उन्हें तो मिलाने पर हमें भुजाएं प्राप्त होती हैं। ये होते हैं लगातार शीर्ष बिंदु, जो है लगातार संगत है ना, इनको मिलाने पर तो हमें भुजाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये तो भुजाएं मिल गई, 5 भुजाएं, ठीक है, ये और ये। लेकिन जो असंगत होते हैं, जैसे इसमें देखो नामकरण भी कर रखा है, AB BC CD DE और EA पंचभुज की 5 भुजाएं हैं। लेकिन पंचभुज के विकर्ण कौन से होंगे? जो सभी असंगत यानी लगातार नहीं है, यानी आमने सामने भी हम मान सकते हैं उसको। शीर्षों को मिलाने से हमें बहुभुज के विकर्ण प्राप्त होते हैं। जैसे A और C 2 लगातार शीर्ष नहीं है, अतः इसे मिलाने से हमें पंचभुज के विकर्ण प्राप्त होंगे। देखो A और C, अब ये लगातार तो नहीं है ना, इसको जो रेखा मिला रही है, रेखाखंड मिला रहा है इसे, ये हो गया विकर्ण। तो इस तरह से पंचभुज में हमें 5 विकर्ण मिलते हैं, AC AD BD BE और CE। देखो AC AD फिर BD, यहां पर B छुपा हुआ है, ठीक है, BD BE और CE, है ना। 5 विकर्ण हमें मिल गए, तो पंचभुज में 5 विकर्ण हैं। अब आगे देखते हैं एक बार। तो आइए अब हम बहुभुज के विकर्ण के बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है जिसमें कुछ आकृतियां बहुभुज के आकार हैं, उनके नाम भी हैं, भुजाओं की संख्या और विकर्ण की संख्या भी है। उनको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखो जैसे बहुभुज के नाम, पहला है त्रिभुज। तो त्रिभुज जो बहुभुज है उसमें कितनी भुजाएं हैं?
3 भुजाएं हैं और विकर्ण कितने हैं? एक भी नहीं, क्योंकि इसमें आमने सामने का कोई बिंदु ही नहीं है जिसको मिलाया जा सके, इसलिए इसमें 0 होते हैं। मैंने बोला था ना 2 असंगत बिंदु। चतुर्भुज में 4 तो भुजाएं होती हैं, ये उसकी आकृति है चतुर्भुज की, और 4 भुजाएं हैं और 2 विकर्ण होते हैं आमने सामने वाले, जैसे मैंने आपको समझाया था, एक ये और एक ये, ठीक है। फिर पंचभुज में आकृति ये है, 5 भुजाएं हैं और विकर्ण भी कितने हैं? 5, जो ऊपर हमने समझे। षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं और 9 विकर्ण होते हैं, ये अभी हम करके दिखाएंगे आपको। सप्तभुज में 7 भुजाएं और 14 विकर्ण होते हैं, और अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं। अष्टभुज नाम से पता चल रहा है 8 भुजाएं, और इसमें विकर्ण कितने होते हैं? 20। तो अब इसी पर आधारित बहुत आसान से प्रश्न उत्तर है, आओ करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित बहुभुज बनाकर उसकी भुजाओं तथा विकर्णों के नाम लिखो। तो हमने यहाँ पर 2 आकृतियां बनानी है, एक तो वर्ग और एक षटभुज, और फिर उनकी भुजाएं और उनके जो भुजाएं हैं और विकर्ण हैं, दोनों के हमें नाम लिखने हैं। तो जल्दी से इसको करके देखते हैं। देखो, तो देखो ये आकृति है षटभुज की, ठीक है, षटभुज की आकृति है, इसके नाम भी लिखें। अब हम इसकी जल्दी से भुजाएं करेंगे। पहले तो लिखेंगे इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं, वो हमें लिखनी है। कौन कौन सी इसकी भुजाएं हैं देखो जरा, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ, और एफ ए कह दो या ए एफ कह दो, एक ही बात है। ये तो हो गई भुजाएं। और विकर्ण है इसके, विकर्ण इसके कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से? अब एक बार हम पहले लिख लेते हैं उनका नाम, और आप देखते हुए भी रहना उसको। जैसे विकर्ण कौन से हैं? 9 होते हैं ना, ए ई। फिर और कौन सा है देखो जरा, ए ई और बी ई, ठीक है। फिर इसके बाद है ए ई, बी ई और बी डी, डी एफ, अच्छा, और है सी एफ, फिर है ए डी बी है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और देखो और मिलेंगे आपको, बी एफ बी है और सी ई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और रह गया, वो है ए सी। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 विकर्ण हो गए, विकर्ण हो गए, विकर्ण कह रहा हूँ, विकर्ण हो गए। और अब आप देख सकते हो ये जो मैंने बीच में बना रखे हैं, ये सारे इसके विकर्ण हैं। आप इनको ध्यान से देखें और इसके 9 विकर्ण लिखें। अब हम आयत बनाएंगे और उसकी भुजाएं और उसके विकर्ण लिखेंगे। सॉरी, आयत नहीं, हमें वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाने के लिए सारी भुजाएं उसकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे ये होता है वर्ग, ठीक है, ये वर्ग हो गया। अब हम इसका नाम लिख देते हैं, ए बी सी और डी। तो इसकी भुजाएं कौन कौन सी हो गई? भुजाएं हो गई ए बी, बी सी और सी डी और ए डी, ये तो 4 भुजाएं हो गई। और विकर्ण कौन कौन से हैं इसके? विकर्ण तो इसके 2 ही होंगे, क्योंकि आमने सामने वाली जो भुजाएं शीर्ष बिंदु हैं उन्हीं को मिलाने वाले बस ये 2 बनेंगे, एक ये और एक ये। तो कौन कौन से इसके विकर्ण हो गए? ए सी और बी डी, ठीक है। इस तरह से हमें इसको करना है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित बहुभुजों के कुल कितने विकर्ण हैं? तो ये तो हमें पता ही चल गया, पंचभुज के 5 विकर्ण हैं, षटभुज के 9 होते हैं और आयत के 2 होते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल को जब ज्वाइन करेंगे तो सारे लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत